हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है राजस्थान सीईटी चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे 12th लेवल हो, दोनों के सिलेबस में राजस्थान जीके के जिसमें राजस्थान के हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी को मिलाकर टोटल 20% का बैटेज रहने वाला है। यानी कि इन सबको मिलाकर 30% पूछे जाएंगे जो कि 60 अंक के रहने वाले हैं। दोस्तों, हमने ये प्रैक्टिस सेट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया है, जिसमें प्रत्येक सेट में आपको 30 या 30 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पिछले कई वर्षों से विभिन्न एग्जामों में लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। यह क्लास आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। ऑप्शन है अलगोजा, झांझ, सुरनाई और कामायाचा। तो फ्रेंड्स, आपको सही आंसर बताना है निम्न में से कौन सा यंत्र है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा झांझ। झांझ यंत्र को कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि कच्ची घोड़ी नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा यंत्र बजाया जाता है? झांझ यंत्र बजाया जाता है। दोस्तों, झांझ यंत्र आपको यंत्रों की कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि झांझ वाद्य यंत्र कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। तो झांझ वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र की कैटेगरी में रखा गया है। घन वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु से निर्मित होते हैं। किससे बना जाता है? धातु से। चाहे वो स्टील हो, चाहे तांबा हो, चाहे पीतल हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो मेटल से बना जाता है, यानी कि धातु से बना जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकनाट्य चार पैंत किस शहर से संबंधित है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि लोकनाट्य चार पैंत कौन से शहर से संबंधित है। ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा है टोंक, चौथा है भरतपुर। फ्रेंड्स, आपको सही आंसर बताना है कि लोकनाट्य चार पैंत का संबंध कौन से शहर से है। ऑप्शन आपके सामने 4 स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना है कि कौन सा लोकनाट्य चार पैंत का संबंध कौन से शहर से है। तो इसका सही आंसर होगा सी, टोंक से। यानी कि लोकनाट्य का संबंध किससे है? टोंक से। फ्रेंड्स, एक लोकनाट्य और आता है रम्मत। तो रम्मत का संबंध, यानी कि रम्मत का उद्भव कहाँ हुआ था? तो रम्मत का उद्भव होता है जैसलमेर में। आपसे पूछ ले कि प्रसिद्ध रम्मत कहाँ की है? तो रम्मत प्रसिद्ध है बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की। और बीकानेर में रम्मत को क्या बोला जाता है? तो बीकानेर में रम्मत को पाटा संस्कृति भी बोला जाता है। दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला है चरी नृत्य, दूसरा है शंकरी नृत्य, तीसरा है मादल नृत्य, ऑप्शन चौथा है गीदड़ नृत्य। फ्रेंड्स, आपको बताया निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है। युगल नृत्य का मतलब वह नृत्य होता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर नृत्य करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? युगल नृत्य। क्या बोलते हैं? युगल नृत्य। तो आपको बताना निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है। तो इसमें से सही आंसर होगा शंकरिया नृत्य। क्या आंसर होगा सही? शंकरिया नृत्य। यह एक युगल नृत्य है। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि शंकरिया नृत्य का संबंध किस जनजाति से है या किस जाति से है, तो शंकरिया नृत्य का संबंध होता है कालबेलिया जाति से। किससे संबंध है? कालबेलिया जाति से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सही सुमेलित नहीं है? आपको फ्रेंड्स ये ऑप्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। नहीं, हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देना कि कौन सा संबंधित नहीं है। यानी कि 3 ऑप्शन तो उन चीज़ों से संबंध रखते हैं और एक चौथा है जो उनसे संबंधित नहीं रखता, उसको हमें देखना है। ऑप्शन 1 है राज सिंह प्रथम नाथ द्वारा शैली। तो ये ऑप्शन सही है। क्या है कि राज सिंह का संबंध नाथ द्वारा चित्रशैली से, ये संबंध ये सही है। तो नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? नाथ द्वारा पड़ता है राज संबंध में। ऑप्शन बी है अनूप सिंह बीकानेर। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है विजय सिंह देवगढ़। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा कि कौन से सुमेलित नहीं करता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और तो विजय सिंह देवगढ़ का संबंध है। तो देवगढ़ कौन सी कहाँ की चित्रशैली है? तो देवगढ़ की राज संबंध की चित्रशैली है। तो ये इससे संबंध कौन रखता है? देवगढ़ चित्रशैली संबंध कौन रखता है? तो इससे रखते हैं द्वारकादास। इनका संबंध किससे? द्वारकादास से। ऑप्शन डी है सामंत सिंह। तो ये किशनगढ़। तो ये भी सही है। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा होगा? इसमें होगा विजय सिंह। तो इसमें गलत है, जबकि देवगढ़ का संबंध किससे होगा? द्वारकादास से। ये आंसर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि हम लूनी नदी के किनारे से इसके किनारे उद्गम से अंत तक चलें, यानी कि लूनी नदी के उद्गम से एंड तक चलें। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नाग पहाड़ अजमेर से स्टार्टिंग होकर कहाँ तक जाती है? कच्छ के रण गुजरात तक जाती है। तो यदि हम इसके किनारे किनारे यात्रा करते हैं तो इनकी सहायक नदियों का क्रम कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है जावई, बांडी, सुकड़ी, गुइया। तो यदि हम लूनी नदी के अजमेर से कच्छ के रण तक जाएंगे तो सबसे पहले इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? तो सबसे पहले इसमें गुइया आकर मिलती है। तो इनकी 4 नंबर ऑप्शन गुइया। फिर कौन सी नदी आकर मिलती है? गुइया के बाद में आकर मिलती है इसमें बांडी नदी, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर कौन सी आकर मिलती है? फिर सुकड़ी आकर मिलती है 3 नंबर। फिर कौन सी मिलती है? जावई, तो 1 नंबर। तो फ्रेंड्स, ये 4 2 3 1। तो ये हमारे ऑप्शन बी में सही है। तो यहाँ से हमारा सही आंसर कौन सा निकल कर आता है? बी ऑप्शन हमारे यहाँ से सही आंसर निकल के आता है। अगला सवाल है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? राजस्थान में किस पेड़ को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, खेजड़ी, पलाश, महुआ, धौंकड़ा। तो आपको पता है जंगल की आग राजस्थान में किस पेड़ को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा
बी पलाश को। किसको कहा जाता है? पलाश को जंगल की आग कहते हैं राजस्थान में। अगला प्रश्न है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता, दोस्तों दजिया और चिमाता दोनों ही एक कृषि के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? ये कृषि के प्रकार हैं। तो चिमाता ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है, जबकि दजिया ये मैदानी क्षेत्रों में कृषि की जाती है। तो आपको बताना कि कौन सी जनजाति से ये दजिया और चिमाता कृषि करती है। तो फ्रेंड ऑप्शन है ग्रासिया, सेरिया, मीना और भील। तो इसका सही आंसर होगा भील। तो भील जनजाति का संबंध किससे है? दजिया और चिमाता से। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति, आपको एक साइड तो स्थलाकृति दी गई है, दूसरी इनकी लोकेशन दी गई है, तो इनको सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है भाकर। भाकर का संबंध पूर्वी सिरोही, यानी कि सिरोही, भाकर किसे बोलते हैं? जो पूर्वी सिरोही के पूर्व दिशा में जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें भाकर बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरी है गिरवा, उदयपुर की पहाड़ियों को गिरवा के नाम से जाना था, ये भी सही हो जाएगा। बोराट का पठार, तो बोराट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार है। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? उदयपुर में। तो ये भी सही है। तो और ये ऑप्शन है डी, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो हमारे ये ऑप्शन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजसमंद में न होकर के कहाँ पड़ती हैं? 12 जिले में। कहाँ पड़ती हैं? 12 जिले में। तो हमसे क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ये ऑप्शन होगा। आपको याद रखना है दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पड़ती हैं? ये 12 डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। तो ये हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नस्ल पशु से सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए, खेरी बकरी, सोनाड़ी भेड़, सांचोरी गाय और महसाना भैंस। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से पूछा कि सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, लेकिन 4 तो पशु नस्ल है जो मेल खाती हैं और एक जो मेल नहीं खाती उसको आपको देखना है। ऑप्शन डी देखते हैं, महसाना भैंस की नस्ल, ये तो ये सही है। सांचोरी गाय की नस्ल सही है। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल सही है। अब दोस्तों बात आती है खेरी, किसकी बात आती है? खेरी। तो खेरी ये बकरी की नस्ल न होकर के खेरी किसकी नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल होती है। किसकी होती है? तो भेड़ की नस्ल। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। हमारा कौन सा सही ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। हमसे पूछा गया कि सुमेलित नहीं है, तो हमको ये बताना था, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। किसका? सूची 1 से हमें सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में संत दिए गए और सूची 2 में संत, मतलब कौन से संत ने कौन सा मत का प्रतिपादन किया था? कौन से संत ने कौन से मत का प्रतिपादन किया था? तो हम देखते हैं पहले एक नंबर देखते हैं, रामानुज। तो रामानुज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया था? विशिष्ट द्वैत का। ए में सी, तो ए में सी हमारे 2 में आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं फिर, ए में सी 2 में आ रहा है। दूसरा है माधवाचार्य। दूसरा कौन सा है? माधवाचार्य। तो इन्होंने दिया था दैत्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? दैत्य का। तो दूसरे में हमें देखना है डी, तो 2 में डी, इनमें भी आ रहा है। तीसरा है निम्बार्क, यानी निम्बकाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? निम्बकाचार्य ने दिया था विशिष्ट द्वैत दैत्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? द्वैत दैत्य का सिद्धांत। यानी तीसरे में बी, तीसरे में क्या आ रहा है? बी। तो तीसरे में बी, तो यहाँ पर तीसरे में बी आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा है वल्लभाचार्य ने दिया था शुद्धोदैत का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? शुद्धोदैत, यानी 4 में 1, तो 4 में 1, तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? तो हमारे यहाँ से दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। यदि दोस्तों आपको पेपर जैसा, एग्जाम के पेपर जैसा फील आ रहा है, तो हमारे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको बिल्कुल हूबहू ऐसा कि ऐसा एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि हमारी पेपर की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान कीजिए। क्या है? आपको 2 सूची दी गई है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आपको राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। ऐसे मिलान करने वाले 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं। इन 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्होंने हमें 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हमारे इन 2 प्रश्नों में 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हमें पता चलता है कि एक में 4 ऑप्शन होते हैं, तो इस प्रकार हमारे 8 से 10 क्वेश्चन याद हो जाते हैं हमें। फ्रेंड्स एक साइड आपको दिया गया है सूची 1 में क्या दिया गया है? सूची 1 में आपको दिया गया है मेले, और सूची 2 में दिए गए हैं स्थान। आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा मेला किस स्थान पे या किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो आपको उसकी पर्टिकुलर लोकेशन बतानी है। तो पहला ऑप्शन 1 देखते हैं, वीर तेजाजी का मेला। वीर तेजाजी का मेला ये पड़ता है पर्वतसर, और पर्वतसर कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में। पहला 1 में सी, तो 1 में सी 2 में आ रहा है, बी और सी में आ रहा है। दूसरे शिवरात्रि का पशु मेला, शिवरात्रि का पशु मेला ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है करौली में। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? करौली में। यानी कि 2 में बी आ रहा है, 2 में बी, तो ये दोनों अभी तक सही है। तीसरा है चंद्रभागा मेला। कौन सा है? चंद्रभागा मेला, तो ये कहाँ लगता है? झालरा पाटन। कहाँ लगता है? झालरा पाटन, जो कि ये कहाँ पड़ता है? झालरा पाटन पड़ता है झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। ऑप्शन चौथा है मल्लीनाथ जी का मेला। तो मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में। और बाड़मेर में कहाँ लगता है? तलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ लगता है? तलवाड़ा बाड़मेर में। ये चौथा में ए। तो तीसरे में क्या था? डी। तीसरे में डी, दोनों में है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। बी और सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि दोनों ऑप्शन में सही आंसर भर दिया, तो यहाँ से हमारा बी और सी दोनों ही दोनों आंसर सही हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड्स आपको बताना है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान में पर्यटन ऑप्शन है 1952, 1954, 1956, 1958। तो आपको बताना राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1956 में। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। तो आपको पता है किसकी सिफारिशों पर। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, फजल अली, गुरुमुख निहाल सिंह और गोकुल भाई भट्ट। आपको फ्रेंड्स सही आंसर पता नहीं कि किसकी सिफारिशों पर आबू और देलवाड़ा को, दोनों तहसील हैं, इनको राजस्थान में मिलाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा फजल अली। इसका सही आंसर क्या होगा? फजल अली की सिफारिशों पर राजस्थान में आबू और देलवाड़ा तहसील को मिलाया गया था। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। आपको फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा है। पहला है अयरवाड़ी, दूसरा है डिंगल, तीसरा है निमाड़ी, चौथा है बागड़ी। तो आपको फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा डी, बागड़ी बोली को ग्रियर्सन ने भीलों की बोली कहा है। तो बागड़ी बोली किसकी उपबोली है? तो बागड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी बोली उपबोली है? मारवाड़ी की। और बागड़ी बोली राजस्थान में कौन कौन से जिलों में बोली जाती है? तो बागड़ी बोली राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही यानी कि बागड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ क्षेत्र में। और कौन कौन से जिले में बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही। तो ये इसका सही आंसर होगा। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा है? तो बागड़ी बोली को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, कौन सा है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। कौन सा है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन है पिनान, अलवर, देवलिया, जोधपुर, बालोजी, जयपुर और बालेश्वर, जोधपुर। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना, तो इसका सही आंसर होगा सी, बालोजी, जयपुर में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत बालोजी, जयपुर में भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले, क्या बताना है सर फ्रेंड्स? न्यूनतम, ये पूछ रहे हैं मिनिमम जनसंख्या वाले 3 जिले का सही क्रम है। 3 जिलों का सही क्रम है अकॉर्डिंग टू 2011 यानी कि जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में आपको बताने 3 लोवेस्ट 3 यानी कि नीचे से 3, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा 3 डिस्ट्रिक्ट बताने हैं। तो सबसे कम कौन से में है? तो ऑप्शन है सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर, जैसलमेर, सिरोही, प्रतापगढ़। तो आपको बताना है सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। सबसे कम जनसंख्या किसकी? जैसलमेर की, फिर किसकी है? प्रतापगढ़ की, फिर किसकी? सिरोही। तो दोस्तों आपने एक सुना होगा जीपीएस। क्या? जीपीएस। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग। तो कंप्यूटर की एग्जाम में भी आ सकता है, हमारे सिलेबस में कंप्यूटर भी है, तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है जीपीएस का क्या होता है। फुल फॉर्म जीपीएस का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। दोस्तों हमें जीपीएस को क्या कर देना है? जेपीएस। क्या कर देना है? जेपीएस। क्या कर देना है? जेपीएस। तो जे से क्या बनेगा? जैसलमेर, पी से बनेगा प्रतापगढ़, एस से क्या बनेगा? सिरोही। तो आप यहाँ से इस प्रकार से इसको रिलेट करके जीपीएस से जेपीएस बनाकर इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों आप भूल नहीं पाओगे इसको जल्दी से। तो अगला प्रश्न है राजस्थान में मई और जून में, क्या राजस्थान में मई और जून में धूल भरी आंधियाँ सबसे ज़्यादा किस जिले में चलती हैं। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है राजस्थान में मई और जून महीने में सबसे अधिक आंधियाँ कौन सी हैं। बीकानेर। ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर। कौन से ऑप्शन है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर। आपको फ्रेंड इसका सही आंसर बताना है मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधी कौन से जिले में चलती है। कौन से जिले में चलती हैं? इसका सही आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी, गंगानगर जिले में। दोस्तों राजस्थान में मई और जून के महीने में एक बहुत गर्म हवा चलती है, उसको हम राजस्थान में क्या बोलते हैं? लू। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि लू किसका एग्जाम्पल है। लू किसका एग्जाम्पल है? लू। तो लू किसका एग्जाम्पल है? लू किसका एग्जाम्पल है? ये ऑप्शन देगा आपको स्थानीय पवन का है, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है। तो इस प्रकार से ऑप्शन देता है। तो लू एक स्थानीय पवन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्थानीय पवन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। आपको फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 तो बालू के स्तूप के प्रकार हैं जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। 3 तो बालू के स्तूप के प्रकार हैं जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम या पश्चिम एरिया से रिलेटेड कर लो आप, पश्चिमी राजस्थान पाए जाते हैं। और चौथा है जो स्तूप का प्रकार, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स उस आंसर को आपको बताना है। तो बरखान, खीव, पैराबोलिक, थली। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बरखान, खीव, पैराबोलिक, थली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा थली। थली एक बालू का स्तूप न होकर के ये कौन सी एक बोली है? कौन सी एक बोली है जो कि कहाँ पर बोली जाती है? बीकानेर, चूरू और गंगानगर में। कहाँ पर बोली? थली एक बोली का प्रकार है जो कि बीकानेर, चूरू और गंगानगर जिलों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में कृषि गणना यानी कि 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी थी? कुल प्रचलित जोतों की संख्या पूछा गया। 7.75 लाख, 68.66 लाख, 6.86 लाख, 196.6 लाख। तो आपको इसका सही आंसर बताना है 15-16 के अनुसार कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर होगा 68.66 लाख। क्या होगा? 68.66 लाख अकॉर्डिंग टू 15-16 के अनुसार, 2015-16 के अनुसार। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या कर दिया है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर, किसका? उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है। ऑप्शन है वाणिज्य विभाग, दूसरा है उद्योग और सहकारिता विभाग, तीसरा है उद्योग और तकनीकी विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो राजस्थान सरकार ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? उद्योग और वाणिज्य विभाग। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण में आपको पूछा केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन अपना कितना कितना हिस्सा देती हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए 50-50, 60-40, 70-30, 80 और 20। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार कितना देती है और राज्य सरकार अपने पास कितना अनुपात देती है। तो इसका सही आंसर होगा 60 और 40। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर निकल के आता है। केंद्र सरकार 60% देती है जबकि राजस्थान सरकार 40% देती है। यदि दोस्तों हमारे वीडियो की क्वालिटी या हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आने वाली प्रैक्टिस सेट में आपको इसी प्रकार की क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा जिससे आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की तुलना में 2011 में कंपेयर किससे कर रहा है, 2001 से कंपेयर कर रहा है और गणना कौन से कर रहा है, 2011 की गणना कर रहा है। के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात बोलते हैं। और ठीक है, तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की बढ़ोतरी हुई, मतलब कितना बढ़ा है। 2001 की तुलना में 1 से कंपेयर कर रहा है और गणना कौन से में कर रहा है, 11 में। तो 2001 से 11 तक कितनी महिलाएं बढ़ी हैं 1000 पुरुषों पर, वो आपको फ्रेंड्स इसमें बताना है। 12, 18, 21, 24 चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 24। कितनी 24 महिलाएं बढ़ी हैं। अगला प्रश्न है 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। तो 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर था, आपको फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए नसीराबाद, ऑप्शन बी देवली, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी जहाजपुर। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ब्यावर। कहाँ होगा, ब्यावर। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर था, ब्यावर में था। अगला प्रश्न है कमला और इलायची। क्या कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है। ये महिला है कमला और इलायची, इनका संबंध किस चित्र शैली से है। ऑप्शन है जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ और बूंदी। आपको फ्रेंड इसका सही आंसर बताना है। तो इनका संबंध है नाथद्वारा चित्रशैली। हमारे यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किससे है, नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है राजसमंद में। कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। और दोस्तों आपको बता दूँ एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है। तो पिछवाई ये प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद की। कहाँ की, नाथद्वारा राजसमंद की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध होती हैं। पिछवाइयाँ क्या होती हैं, तो पिछवाइयाँ कपड़े पर किया गया चित्रांकन को हम क्या बोलते हैं, पिछवाई। अगला प्रश्न है मिर्जाई, दूधई और डगला किसके प्रकार है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि मिर्जाई, दूधई और डगला किसके प्रकार है। ऑप्शन दिए अंगरखे के प्रकार है, या पगड़ी के प्रकार है, या धोती के प्रकार है, या लहरिया के प्रकार है। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है कि मिर्जाई, दूधई और डगला किसके प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा अंगरखी के प्रकार। ये मिर्जाई, दूधई और डगला किसके प्रकार है, अंगरखी के प्रकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को क्या है, कौन सा मुख्यमंत्री था राजस्थान का जो डीग गोलीकांड के बाद, डीग कहाँ पड़ता है, भरतपुर में, भरतपुर गोलीकांड के बाद यानी कि डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा, और उन्होंने कब इस्तीफा दिया, यानी कि नाम और डेट दोनों पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में आपसे। मुख्यमंत्री का नाम और डेट दोनों पूछे गए हैं। ऑप्शन है जगन्नाथ पहाड़िया, दूसरा शिवचरण माथुर, तीसरा हरदेव जोशी, चौथा है मोहनलाल सुखाड़िया। आपको चार ऑप्शन देंगे, आपको बताना है कि डी गोलीकांड के बाद किस सीएम को राजस्थान में इस्तीफा देना पड़ा। तो इसका सही आंसर होगा बी, शिवचरण माथुर को। और इन्होंने इस्तीफा कब दिया था, 23 फरवरी 1985 को। कब दिया था, 1985 को इन्होंने इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस वर्ष में जिला ग्रामीण विकास, क्या जिला ग्रामीण विकास यानी DRDA, क्या DRDA का विलय जिला परिषद में, मैंने DRDA का विलय जिला परिषद में कब किया था। आपसे सन पूछ रहा है DRDA का विलय जिला परिषद में कब किया था राजस्थान में, आपको इसका सन पूछ रहा है 2001, 2003, 2005, 2008। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको फ्रेंड इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2003 में DRDA यानी कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को किसमें विलय कर दिया था, जिला परिषद में। यह आपका आंसर सही हो जाएगा 2003। अगला प्रश्न है 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितनी बार आम चुनाव हो चुके। 2018 में लास्ट चुनाव अभी फिलहाल में 2018 में हुए थे। तो पूछा गया कि कितनी बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार। तो आपको फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताना है। तो 2018 तक राजस्थान में 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तो 2018 में हमारे राजस्थान में किन्होंने शपथ ली थी सीएम के रूप में, तो माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने हमारे सीएम के रूप में शपथ ली थी। अगला सवाल है 29 सवाल है राजस्थान सिविल सेवा अपील अभिकरण, क्या राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर बताना है फ्रेंड्स आपको कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन है जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और जयपुर। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और जयपुर। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर में। राजस्थान सिविल सेवा अपील अभिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर में। अगला प्रश्न है 30 क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि राजस्थान राज्य महिला आयोग होता है उसके बारे में बताना है फ्रेंड्स आपको, कौन सा कथन असत्य है। चार ऑप्शन देंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है कि ये गलत हो जाएगा यहाँ से। इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, जबकि इनकी नियुक्ति कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। दूसरे राज्य आयोग का गठन कब किया था, 15 मई 1999 को, यानी कि 1999, 15 मई 1999। तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि राज्य महिला आयोग का गठन कब किया था, 15 मई 1999। तो ये कथन सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा है
यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये राज्य महिला आयोग गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 है, इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना, तो ये भी इसका कार्य है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा असत्य पूछा है, तो असत्य कौन सा होगा, हमारा ए गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, यानी कि राज्य में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय, यानी कि किसको प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा किसको, राज्यपाल को, ऑप्शन बी, किसको प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को। अगला प्रश्न है 32वां, लास्ट और क्वेश्चन हमारा 32वां है, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं, आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर 5 बार, 10 बार, 9 बार, 11 बार, तो इसका सही आंसर होगा 11 बार। क्या होगा आंसर, 11 बार। 2020 तक राजस्थान में 11 बार पंचायती राज चुनाव हो चुके हैं। फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि सरपंच के चुनाव में लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया है तो क्या है, कितनी एज के लिए का व्यक्ति को सरपंच बना सकते हैं, वो है, मतलब क्राइटेरिया लगा हुआ है, तो वो कितनी एज है, आपको इसका कमेंट करके आंसर बताना है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो या क्वालिटी कंटेंट, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इसी चैनल पर दोस्तों आपको हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, जो कि सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ये विशेष तौर पर ये CET के लिए बनाए, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे 12th लेवल हो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।